एक जगह नारियल के दरख्त थे, 2 नारियल पड़े मिल गए। उन्हें तोड़कर पानी पिया और उनका गूदा खाया तो जान में जान आई। मैं आगे रवाना हो गया। दोपहर के बाद मुझे तरकारियों के कुछ खेत और उनके पीछे गांव की झोंपड़ियां नजर आईं। मैं खेतों से हटकर गांव से आगे निकल गया। तीसरे पहर भूख से मेरी अंतड़ियां सिकुड़ना शुरू हो गईं। अब कहीं नारियल के दरख्त भी नहीं थे, छालियां और ताड़ के दरख्त ही थे। गांव से कुछ आगे देहाती लोगों की एक टोली देखी। ये लोग विष्णु देवी का पुतला उठाए नाचते गाते चले आ रहे थे। मैं उनसे कुछ फासला रखकर चलने लगा। टोली एक छोटे से मंदिर में पहुंचकर रुक गई। उन्होंने एक बड़ा पतीला खोलकर आपस में चावल बांटे और बैठकर खाने लगे। मैं रास्ता बदलकर दूसरी तरफ हुआ तो एक बूढ़े ने मुझे तमिल जबान में आवाज देकर बुलाया और कहा कि विष्णु देवी के मंदिर के पास से बगैर खाए पिए नहीं जा सकता, आओ तुम भी हमारे साथ भोजन करो। मैंने देखा कि सिवाय उस बूढ़े तमिल के जिसने अपने बालों का जूड़ा सर पर बांध रखा था और किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उसने केले के एक पत्ते पर चावल डाल दिए। इन चावलों में कोई सब्जी मिली हुई थी। मैं चावल खाने लगा। बूढ़े ने मुझसे पूछा कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। हम तमिल जबान में बातें कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि सरकार जहां पानी के पंप लगाना चाहती है उसका सर्वे करने आया था कि रास्ता भूल गया। बूढ़े तमिल ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम सामर्थ्य शास्त्री बताया। उसने कहा कि तुम हमारे गांव में चलकर आराम करो, सुबह तुम्हें पीछे मंडापम शहर में पहुंचा देंगे। मैंने बातों ही बातों में उससे सारे इलाके का हुदूद अरबा मालूम कर लिया। पता चला कि मैं जुनूब में काफी दूर निकल आया हूं और दरियाए गोदावरी ने खुद एक नीम दायरे की शक्ल में चक्कर काटकर मुझे जुनूब में भारत के नक्शे की तिकोन के करीब पहुंचा दिया है। वहां से धनुषकोडी 70 किलोमीटर के फासले पर थी। बूढ़े तमिल ने मुझे रात अपने गांव में ठहराया। मेरे कपड़े फट चुके थे। उसने मुझे धोती कुर्ता दिया जो मैंने तमिल लोगों के स्टाइल में पहन लिया। रात भर मैं चौकस रहा। झोंपड़ियों के आगे चारपाइयां और चटाइयां बिछी थीं जिन पर लोग सो रहे थे। पिछले पहर जाकर कहीं आंख लगी और सूरज निकलते ही उठ बैठा। फिर नहा धोकर ताजा दम हुआ तो बूढ़े तमिल ने नाश्ता दिया और फिर एक आदमी के साथ शहर की तरफ रवाना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने रहनुमा को ये कहकर वापस कर दिया कि अब मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे रास्ते का इल्म है। देहाती मेरी निगाहों से ओझल हुआ। मैं खेतों का चक्कर काटकर धनुषकोडी की बंदरगाह या कस्बे की तरफ यानी भारत की तिकोन की तरफ चल पड़ा। मेरी जेब में 60 के करीब रुपए थे। यही मेरी पूंजी थी। मेरे सामने तकरीबन 70 किलोमीटर की मुसाफत थी जो बज़ाहिर लगता था कि मुझे पैदल ही तय करना होगी क्योंकि ये इलाका रेलवे लाइन से बहुत हटकर था। अब कहीं कहीं झोंपड़ियां नजर आ जाती थी। 2 घंटे तक चलने के बाद मैंने एक झोंपड़ी में देखा कि छोटा सा चाय खाना बना हुआ है जहां बैठकर 2 केले खाए, पानी पिया, कॉफी का कटोरा पिया और तमिल चाय वाले से पूछा कि तुम लोग धनुषकोडी कैसे जाते हो। वो बोला आगे चौपाल है, वहां से बैलगाड़ियां जाती हैं, कभी जाना हो तो वहीं से बैलगाड़ी पकड़ लेते हैं। चाय खाने से निकलकर मैं चौपाल की तरफ चल पड़ा। जी चौपाल छोटे से गांव के बाहर बैलगाड़ियों का एक अड्डा था। मुसाफिर जहां से धनुषकोडी तक आते जाते थे। मैं भी 5 रुपए किराया अदा करके दूसरे मुसाफिरों के साथ एक बैलगाड़ी में सवार हो गया और बैलगाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रवाना हो गई। शाम तक बैलगाड़ी धनुषकोडी तक पहुंच चुकी थी और अपने अड्डे पर जाकर रुक गई। धनुषकोडी एक बड़ा कस्बा था। कुछ फासले पर बंदरगाह में खड़े हुए एक बहरी जहाज की रोशनियां अंधेरे में टिमटिमाती नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर तिरुचिरापल्ली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहाँ मेरे बारे में रिपोर्ट करती होगी तो यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ना हो गए होंगे, इसलिए आबादी की तरफ जाने में खतरा था। बैलगाड़ियों के अड्डे के पहलू में एक कच्ची सड़क किसी तरफ जा रही थी। मैं बिला इरादा उस सड़क पर चल पड़ा। मेरी शेव बेतहाशा बढ़ गई थी। मैंने फैसला किया कि रास्ते में अगर कहीं किसी हजाम की दुकान नजर आए तो सबसे पहले शेव बनवाऊं। ये कच्ची सड़क आगे जाकर धनुषकोडी कस्बे के बड़े बाजार से जा मिली थी। बाजार के सिरे पर ही मातरी भंडार नामी एक औसत दर्जे का होटल था। मैंने 10 रुपए अदा करके उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में पहुंचकर मालूम हुआ कि वहां पहले ही एक मुसाफिर क़याम पजीर है। होटल के मुलाजिम ने बताया कि उस होटल के हर कमरे में 2-2 मुसाफिर सोते हैं। वो मुसाफिर मुझसे बातें करेगा। मालूम हुआ कि वो व्यापारी है और चीनी की कुछ बोरियां जहाज पर चढ़ाने आया है। उसने बताया कि हर रोज शाम को धनुषकोडी से एक बड़ा स्टीमर श्रीलंका जाया करता था, मगर हालात खराब होने की वजह से ये स्टीमर सर्विस बंद हो गई है। मैंने पूछा तो तुम अपना माल कैसे लेकर जाओगे? उसने मुस्कुराकर कहा स्मगल करूंगा। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा क्या तुम मुझे भी श्रीलंका स्मगल करवा दोगे? मैं बेकार हूँ, जहाँ कोई दाम नहीं मिलता। सोचता हूँ कोलंबो जाकर किस्मत आजमाऊं। वो बोला लेकिन इसके लिए तो पैसे लगते हैं, कम से कम 1000 रुपया। इससे कम पर वो तैयार नहीं होगा। मैंने खुद उसे 6 बोरियों का 1000 रुपया दिया है। मैंने मायूसी से कहा मेरे पास तो सिर्फ 25-30 रुपए हैं। उसने तंजिया अंदाज में कैका लगाया और कहा फिर यहीं किसी मंदिर में बैठकर राम राम करो, श्राद्ध तो मिल ही जाया करेगा। जहाँ आकर जी एक नया मसला पैदा हो गया था। अब 1000 रुपए कहाँ से लाऊं? कहीं नौकरी करके रकम जमा करने बैठता तो कम से कम 5-6 महीने तो जरूर लग जाते, जबकि मुझे यहाँ हर पल अपने पकड़ लिए जाने का खतरा था। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। इन्हीं ख्यालों में सारी रात आंखों में कट गई। मेरे साथ वाला व्यापारी सुबह मुंह अंधेरे ही कमरे से निकल गया था। मैं होटल के अकबी हिस्से में लगी हुई टूटियों पर जाकर
आकर नहाया और होटल की दुकान से नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान भी मैं सोचता रहा, मुझे मंडापम कैंप और तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशनों के दरमियान किसी मकाम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उस इलाके में मेरे फरार की इत्तला अभी न पहुंची हो। नाश्ते से फारिग होकर मैं किसी हजाम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ढलानी छत के एक बोसीदा से मकान के बरामदे में मुझे हजाम की एक दुकान नजर आई। मैंने शेव बनवाई और वहां से निकलकर बंदरगाह की मुखालिफ समत में चलने लगा। मेरे जहन में कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं था, बस इस ख्याल से चल पड़ा था कि बंदरगाह के सिक्योरिटी गार्ड से जिस कदर दूर रहा जाए अच्छा है। वो एक छोटी सी पगडंडी थी जो नारियल के झुंडों के दरमियान से होकर गुजर रही थी। मैंने नीली और काली वर्दी वाले पुलिस के 3 सिपाही देखे जो एक आदमी को घसीटे हुए किसी झोंपड़ी से बाहर ला रहे थे। मैं जल्दी से एक करीबी झुंड में छुप गया। सिपाही उस आदमी को लिए हुए धनुषकोडी की आबादी की तरफ चल पड़े और मैं झुंड से निकलकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं उसी रास्ते पर सफर कर रहा हूँ जिस रास्ते से बैलगाड़ी में सवार होकर आया था। थोड़ी देर बाद मुझे धनुषकोडी से आती हुई एक बैलगाड़ी मिल गई। मैं उसमें सवार हो गया। बैलगाड़ी में कुछ मर्द और औरतें पहले से सवार थीं। उनकी आपस की गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ कि पिछले गांव में पुलिस एक ऐसे कैदी की तलाश में थी जो मंडापम जेल से फरार होकर इधर आ गया है, और जो फरार होने वाला कैदी मेरे सिवा और कौन हो सकता था। मुझे फिक्र हुई जहाँ की पुलिस को मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी थी और मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था। दोपहर को बैलगाड़ी एक गांव में पहुंची। वहां खाना वगैरह खाया। इस दौरान में 2-3 आदमियों ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं बैलगाड़ी के डंडों से टेक लगाए बैठा ऊँघने का तासुर देता रहा। खाने के बाद बैलगाड़ी का सफर फिर शुरू हो गया। मैंने अंदाजा लगाया कि बैलगाड़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही जिस रास्ते से मैं धनुषकोडी पहुंचा था। गालिबन गांव से निकलने के बाद उसने रास्ता तब्दील कर लिया था। अब उसका रुख केरला के मगरिब की जानिब था और ये बात मेरे हक में थी। मैं खुद भी मंडापम कैंप की समत में नहीं जाना चाहता था जहां दुश्मन मेरी ताक में थे। थोड़ी देर बाद आसमान पर काली घटाएं छा गईं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी की बांस की छत पर तरपाल डाल दी गई और गाड़ीबान ने गाड़ी एक घने दरख्त के नीचे रोक दी। आधे घंटे बाद बारिश का जोर टूटा तो फिर आगे रवाना हुए। उसके बाद जो गांव आया वहां तमाम मुसाफिर उतरकर चल पड़े और गाड़ीबान ने बैल खोल दिए। मैं भी एक तरफ रवाना हो गया। मैं किसी को ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं इस गांव में अजनबी हूँ। खुदा जाने मैं कब तक यूं ही बेमकसद चलता रहा। बारिश की वजह से जमीन गीली थी, कहीं कहीं पानी भी खड़ा था, लेकिन कीचड़ ज्यादा नहीं थी क्योंकि जमीन रेतली थी। आगे छोटी छोटी टेकरियां थी जिन पर इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थी। मैं एक टेकरी पर पहुंचा तो सामने ही नीचे चंद झोंपड़ियां नजर आईं। इन झोंपड़ियों से जरा दूर चंद लोग लकड़ियां जमा करके एक चिता तैयार कर रहे थे। इस छोटे से गांव में गालिबन कोई मर गया था जिसे जलाने की तैयारी की जा रही थी। टीले के दाएं जानिब दरख्तों की ओट में एक खंडर नजर आ रहा था। मैं चलते चलते थक गया था। सोचा थोड़ी देर उस खंडर में बैठकर सस्ता लूं और कुछ आइंदा के बारे में सोचूं। मैं चिता तैयार करने वाले तमिल लोगों की नजरों से बचता हुआ खंडर में पहुंच गया और एक गिरी हुई दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वहां से मुझे चिता का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैं गौर करने लगा कि आइंदा मुझे क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। ये तो तय था कि इस तरह सफर करते हुए मैं पाकिस्तान हरगिज नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से बहुत दूर था और रास्ते में बेशुमार खौफनाक जंगलात, सरबफलक पहाड़ और शोरीदा सर दरिया हायल थे जिन्हें मुझ जैसा तन्हा और बेसरो सामान शख्स उबूर करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। शहरी जरा इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहां कदम कदम पर इंडियन इंटेलिजेंस और पुलिस मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि कई बड़े सरकारी अफसरों का कातिल भी बन गया था और पंजाब और यूपी में मेरी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था। मैं किसी फैसले पर न पहुंच सका और सर झटक कर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद एक दहशतज़दा सी निस्वानी चीख मेरे कानों से टकराई। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और चिता की तरफ देखता रहा। चिता तैयार हो चुकी थी और उसके करीब साधु किस्म का एक नीम उरिया शख्स बैठा था। वो तमिल जबान में कुछ अश्लोक पढ़ रहा था। उससे थोड़े फासले पर चंद लोग मुर्दे की अर्थी उठाए खड़े थे। लड़की बुरी तरह मचल रही थी, उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर अर्थी जमीन पर रखकर मुर्दे को चिता पर लेटा दिया गया और दोनों मर्द लड़की को चिता की तरफ घसीटने लगे। अचानक मेरे जहन में कौंदा सा लपका, कहीं जो लोग लड़की को मुर्दे के साथ जलाना चाहते हैं। उसी वक्त दहशतज़दा तमिल लड़की की लरसती हुई आवाज उभरी, भगवान विष्णु, मैं सती नहीं होना चाहती, मुझे बचा लो। मेरे रोंग पे खड़े हो गए। वो लड़की मरने वाले की बीवी थी और गांव वाले उसे शौहर की लाश के साथ जलाना चाहते थे। ये इंतहाई इंसानियत सोज और बहीमाना रस्म हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में अभी तक राइज थी। अपनी जान बचाने के लिए वो बेवा लड़की जिस
जिस तरह जद्दोजहद और फरियाद कर रही थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया कि उस बदनसीब लड़की को सती की रस्म की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया। साधु समेत वो 8 आदमी थे, मगर सब के सब दुबले पतले और कमजोर से, जैसा कि वो लोग होते हैं। फिर भी मैं तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। खुश्क लकड़ियों पर घी या तेल डालकर चिता को आग लगा दी गई और संगदिल गांव वाले लड़की को भड़कते हुए शोलों की तरफ धकेलने लगे। मेरे अंदर जैसे बिजली सी कड़की और मैं उछलकर चिता की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे अपनी तरफ भागते आता देखकर वो लोग एक पल के लिए रुक गए। मैंने सबसे पहले उन दोनों पर हमला किया जो लड़की को चिता की तरफ घसीट रहे थे। मैं न सिर्फ उनसे ताकतवर था बल्कि एक तरबियत याफ्ता लड़ाका भी था। मैंने एक तमिल पर छलांग लगाई और दाहिनी गोहनी मारकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और दूसरे को गर्दन से दबोच दिया। इसी असना में 2 आदमी मुझ पर हमलावर हुए। मैंने एक के पेट में लात रसीद की और दूसरे को सर से बुलंद करके उन 3 आदमियों पर फेंक दिया जो एक साथ मेरी तरफ झपट रहे थे। वो चारों आपस में उलझ पड़े। मैं दौड़कर चिता के चबूतरे पर चढ़ गया। अश्लोक पढ़ने वाला साधु खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ। मैंने जलती हुई एक लकड़ी उठाई और उन पर हमला कर दिया। वो लोग पहले ही मेरी ताकत के मुजाहिरे से खौफजदा थे। अब जब मैं जलती हुई लकड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ा तो वो भी मुड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़े। मैंने लकड़ी फेंक दी। इस अरसे के दौरान में वो बेवा तमिल लड़की सुकड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी रही। मैंने झपट कर उसका बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ घसीटते हुए तमिल जबान में कहा, जल्दी से भाग चलो, वो लोग वापस आ जाएंगे। वो तो पहले से तैयार थी। हम दोनों ने टेकरी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। टेकरी के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद लड़की रुक गई और मेरा हाथ खींचकर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वहां उस तरफ चलो। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगा। लड़की मेरे आगे आगे दौड़ रही थी। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 19-20 साल की थी। सती करने से पहले उसके माथे पर केसर लगाया गया था। उसने काले रंग की एक साड़ी सी बांध रखी थी जिसका बॉर्डर सुर्ख था। मैंने दौड़ने के दौरान ही उसका मुकम्मल जायजा लिया। लड़की मुझे एक खास समत में लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमें अपने अक़ब में हल्का हल्का शोर सुनाई दिया। तमिल लड़की ने घबराकर पीछे देखा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैंने दौड़ते दौड़ते तमिल जबान में पूछा कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो फूली हुई सांसों के दरमियान बोली, आगे कोटापम है। तमिल जबान में कोटापम उन कदीम गुफाओं और खंडरों को कहा जाता है जहाँ पुराने राजाओं के जमाने में वश कन्याओं को रखा जाता था और देवदासी किस्म की उन हसीन लड़कियों की परवरिश सांप के जहर पर की जाती थी। तमिलनाडु में ऐसी गुफाएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन वश कन्याओं को पालने का रिवाज खत्म हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तमिल लड़की इन गुफाओं की तरफ क्यों जा रही है, जबकि हमारे दुश्मन हमें वहां आसानी से घेर कर पकड़ सकते हैं। सामने ही दरख्तों के दरमियान एक कोटापम नजर आ गई। तमिल लड़की मेरा हाथ पकड़कर उसकी तरफ लपकी। हमारे पीछे देहातियों का शोर बढ़ता जा रहा था। लड़की मुझे लिए हुए कोटापम की एक तारीख खो में दाखिल हो गई। ये खो कभी उस गुफा का दरवाजा रहा होगा, लेकिन अब उसकी दहलीज जमीन में धंस चुकी थी और दरवाजे की जगह एक मेहराबी सुराख बाकी रह गया था। अंदर घुप अंधेरा था। लड़की मेरा हाथ थामे हुए तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि रास्ता हमवार है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दौड़ते हुए मुझे ढलान सी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा, ये तुमने क्या बेवकूफी की है, वो लोग हमें पकड़ लेंगे यहाँ। वो हामते हुए बोली, चले आओ, वो कोटापम में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते। इन गुफाओं के राज सिर्फ हमारे खानदान में सीना बसीना चले आ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़की की रफ्तार कम हो गई। मैंने महसूस किया कि अब वो गिन गिन कर कदम उठा रही हैं। देहाती गुफा के धाने पर पहुंच गए थे और चीख चीख कर हमें बाहर आने का हुक्म दे रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा था। तब तमिल लड़की ने बताया कि इन गुफाओं की खुफिया रास्ते सिर्फ हमारे नाग देवता की पूजा करने वाले खानदान को ही मालूम है। अगर कोई दूसरा इन गुफाओं में दाखिल हो जाए तो भटक जाएगा और तमाम जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। गांव के लोग धाने पर ही खड़े धमकियां दे रहे थे कि बाहर निकल आओ वरना गुफा में आग लगाकर धुआं भर दिया जाएगा। तमिल लड़की बराबर गिन गिन कर कदम उठा रही थी और मैं उसका हाथ थामे उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। एक जगह वो रुक गई और मुड़कर गार की दीवार की जानिब 3 कदम चली। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। एक तो उसका रंग स्याह, ऊपर से स्याह साड़ी, उसका पूरा वजूद तारीकी का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन उसकी नागन की तरह चमकती आंखें मुझे नजर आ रही थी। उसने सरगोशी में कहा, यहाँ कहीं खुफिया रास्ता मौजूद है। इस अंधेरे में उसकी सरगोशी भी मुझे नागन की फुनकार की तरह सुनाई थी। अचानक मुझे धुएं की बू महसूस हुई। गाँव वालों ने गार के धाने पर आग जला दी थी और गार में धुआं भरना शुरू हो गया था। तमिल लड़की ने अपना हाथ छुड़ाया और झुककर कुछ टटोलने लगी। फिर चंद लम्हे बाद वो बोली, यहाँ जोर लगाओ, ये पत्थर उठाओ, इसके नीचे खुफिया रास्ता है। उसने मेरा हाथ पकड़कर एक जगह पत्थर पर रख दिया। मैंने दोनों हाथों से टटोलकर पत्थर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और जोर लगाने लगा। गार में धुआं भरता जा रहा था और वो खांसने लगी थी। मैंने पूरा जोर सर्फ करके पत्थर को बाहर खींच लिया। उसके साथ ही मुझे ताजा हवा का एहसास हुआ।
वो खुश होकर बोली, इसके आसपास जितने पत्थर हैं सब बाहर निकाल लो जल्दी। मैंने थोड़ी सी कोशिश के बाद 2-4 पत्थर परे हटा दिए। उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और पत्थरों के निकलने से पैदा होने वाली खला में उतर गई। मैंने भी उसकी तकलीद की। मेरे पैर पत्थर की सीढ़ियों से टकराए थे। सीढ़ियां उतरने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। ये भी एक गार था और जहां हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। हम तारीकी में तेज तेज चल रहे थे। उस सुरंग में कई मोड़ थे। एक मोड़ पर घूमते ही हल्की रोशनी का एहसास हुआ और जब दूसरा मोड़ घूमे तो उस रोशनी ने मलगजे से उजाले की सूरत इख्तियार कर ली। तमिल लड़की अब मुझे साफ नजर आ रही थी। ये रोशनी सुरंग की छत में बने हुए एक सुराख से आ रही थी। फिर ऐसे कई रोशन सुराख आए और गुजर गए। उस अंधेरे और उजाले के दरमियान हमारा सफर जारी रहा। लड़की बेतकान चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे खुद को घसीट रहा था।